हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपके 11th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने जो वर्गीकरण देखा था R.H. व्हिटेकर का वर्गीकरण था, जिसमें उसने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर बांटा था। जिसमें मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं यानी प्रोकैरियोटिक सेल आती है, उसको हमने पढ़ लिया था जो सेकंड चैप्टर था उसके अंदर। उसके बाद था प्रोटिस्टा यानी उसको भी हमने पढ़ लिया था। क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड, अवपंक, कवक, डाइनोफ्लेजिलेट, वो सारे थे। और उसके बाद पिछले टॉपिक में हमने कवक प्रजाति के बारे में भी पढ़ लिया था। जो कवक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरोमाइसिटीज। तो 3 जगत को हमने पढ़ लिया था। जो चौथा वर्गीकरण था, मतलब चौथा जो प्रकार था प्लांट किंगडम, और 5वां था एनिमल किंगडम। तो इस चैप्टर के अंदर हम सारी वनस्पति जगत के बारे में पढ़ेंगे, पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार सबसे निम्न किस्म के पौधे थे और फिर उनसे विकसित होते होते बड़े पौधे बन गए जो आज के टाइम में ज़्यादा वातावरण में प्रेजेंट है, जो प्लांट्स, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो इससे आपके नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर हम पूरा एनिमेलिया पढ़ेंगे यानी पूरे जंतु जगत को पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे पादप जगत को। तो देखिए, जो वनस्पति जगत है यानी पौधों को उनकी संरचना के आधार पर, लैंगिक लक्षणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया गया। सबसे जो निम्न किस्म के पौधे थे उनका नाम दिया गया सेवाल। सेवाल के बाद आए ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और लास्ट में आए एंजियोस्पर्म। यानी पौधों का जो सबसे विकसित किस्म है वो कौन सा है, एंजियोस्पर्म। और आज हमारे टाइम में जो चारों ओर हमें पौधे दिखाई दे रहे हैं वो लगभग कैसे पौधे हैं, एंजियोस्पर्म पौधे हैं। तो सबसे पहले जो वनस्पति जगत है उनको कौन कौन से भागों में बांटा गया है, देखिए। सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और सबसे विकसित किस्म कौन सी है, एंजियोस्पर्म। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे मुख्यतः हम चारों के बारे में पढ़ेंगे, जो सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म अभी आपके विस्तार से पढ़ने का इतना सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। बाकी पूरे जीवन चक्र, सभी अवस्थाओं के बारे में, पोषण के बारे में हम विस्तार से इन चारों भागों में पढ़ेंगे, सेवाल से लेकर जिम्नोस्पर्म तक। एंजियोस्पर्म के लिए एक साधारण जानकारी देखेंगे हम। तो देखिए, ये जो क्रम मैंने आपके सामने लिखा हुआ है सेवाल से लेकर एंजियोस्पर्म तक, ये पौधों का विकसित होने का जो क्रम है, यानी सबसे निम्न किस्म के जो पौधे होते हैं वो सेवाल होते हैं और सबसे विकसित किस्म के जो पौधे होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। अब देखिए, निम्न किस्म और उच्च किस्म है उससे क्या मतलब है कि पौधा वास्तविक रूप से कैसा होना चाहिए, उसके अंदर तना होना चाहिए, जड़ होनी चाहिए, पत्ती होनी चाहिए, उनके अंदर जनन होना चाहिए, युग्मक बनने चाहिए, उनके अंदर फल बनने चाहिए, फूल बनने चाहिए। तो सब वो प्रोसेस होता है, बीज बनने चाहिए। तो ये सब प्रोसेस एंजियोस्पर्म में होता है और सेवाल के अंदर इनमें से कुछ भी नहीं होता। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सेवाल से आगे विकसित होते जाएंगे पौधे, तो ब्रायोफाइटा जो सेवाल है वो तो बिल्कुल थैले जैसी संरचना होती है जो चट्टानों पर भी चिपक जाती है। उनमें पता ही नहीं चलता है कि इसका तना कहाँ है, जड़ कहाँ है, जो पत्ती कहाँ है, वो सब नहीं पता चलती। फिर आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भी लगभग सेवाल जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ी सी इनके अंदर पौधों की पत्तियों के समान थोड़ी थोड़ी संरचना बन जाती है, तने बन जाते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें तने के समान संरचना है, पत्ती के समान संरचना है। और उसके बाद टेरिडोफाइट आते हैं, उनमें वास्तविक फिर तना, जड़, पत्ती बनने लगते हैं। जिम्नोस्पर्म है, उसमें वास्तविक बन जाएंगे, इनके अंदर बीज भी बन जाएंगे, लेकिन फलों का निर्माण नहीं होगा। यानी जो बीज है वो फल भित्ति से ढके हुए नहीं रहते हैं, नग्न बीज बोला जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म। यानी नग्न बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म। यानी उनके अंदर जो बीज है वो फल भित्ति के द्वारा ढके हुए नहीं रहते हैं। जबकि जो एंजियोस्पर्म है, इसके अंदर जो बीज है वो विकसित फल भित्ति से ढके हुए रहेंगे, उनके अंदर फलों का निर्माण भी होगा, जनन भी होगा। सारी जो पौधे के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए वो सब किसके अंदर होगी,
एंजियोस्पर्म के अंदर, जबकि सेवाल या एल्गी भी बोला जाता है इनको, इनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन सभी को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस। ये जो वैज्ञानिक था इसने क्या किया था, इन्होंने बोला कि पौधों को वर्गीकृत इस प्रकार कर दो कि जैसे उनके कायिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पत्ती अलग है तो अलग कर दो, तना अलग है तो अलग प्रकार से कर दो, सिर्फ कायिक लक्षणों को लेकर उनका वर्गीकरण कर दो। तो इसको क्या बोला जाता है, कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण। तो आपको पूछा जा सकता है कि कृत्रिम वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया। कृत्रिम वर्गीकरण है वो केरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया। और केरोलस लीनियस ने कृत्रिम वर्गीकरण में ये बताया कि पौधों के जो कायिक और लैंगिक लक्षण हैं उनमें समान गुण होते हैं। यानी उन्होंने, केरोलस लीनियस ने कायिक गुणों को और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी। फिर एक दो वैज्ञानिक आए, एक बेंथम और एक था हुकर। उन्होंने क्या बोला कि पौधे के कायिक लक्षणों के आधार पर, लैंगिक लक्षणों के आधार पर उन्हों को आप मिक्स करके वर्गीकृत नहीं कर सकते। यानी पौधों के कायिक लक्षण और लैंगिक लक्षण है वो समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने जो वर्गीकरण दिया था उनका नाम था प्राकृतिक वर्गीकरण। और उसमें उन्होंने सिर्फ कौन से गुणों को मान्यता दी थी, लैंगिक गुणों को मान्यता दी थी कि पौधों को लैंगिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करो। कौन सा पौधा लैंगिक जनन करता है, कौन सा अलैंगिक करता है, कौन सा कायिक जनन करता है। तो इस आधार पर जो वर्गीकरण दिया गया था वो कौन सा था, प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण। और ये वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, बेंथम व हुकर के द्वारा। बेंथम व हुकर के द्वारा कौन सा वर्गीकरण दिया गया, प्राकृतिक वर्गीकरण। तो दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना, कृत्रिम वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, केरोलस लीनियस, और प्राकृतिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, बेंथम व हुकर। इसमें इन्होंने क्या पॉइंट बताया वो मैं भी नेक्स्ट आपको नोट करवाती हूं, पहले यहां तक नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कृत्रिम वर्गीकरण और प्राकृतिक वर्गीकरण में क्या अंतर था। कृत्रिम वर्गीकरण में पौधों के कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई।
कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता किस वर्गीकरण में दी गई थी? कृत्रिम वर्गीकरण में दी गई थी। और यह वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? कैरोलस लीनियस के द्वारा। और उसके अलावा देखिए कैरोलस लीनियस ने यह भी बोला था कि जो पौधों के बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत कर दो, उनकी आंतरिक संरचना पर ध्यान मत दो। लेकिन प्राकृतिक वर्गीकरण में पौधों के बाह्य लक्षणों के साथ साथ आंतरिक गुणों पर भी ध्यान दिया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक वर्गीकरण पौधों के बाह्य लक्षणों के साथ साथ आंतरिक लक्षणों को भी ध्यान में रखकर ठीक है। तो प्राकृतिक वर्गीकरण पौधों के बाह्य लक्षणों के साथ साथ आंतरिक लक्षणों को भी क्या किया गया? ध्यान में रखा गया। तो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कृत्रिम वर्गीकरण में क्या प्रमुखता थी और लैंगिक जो प्राकृतिक वर्गीकरण है इसके अंदर क्या प्रमुखता थी? नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट्स ये आपने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं शैवाल के बारे में, जो सबसे निम्न किस्म के पौधे थे उनके बारे में स्टडी करते हैं। शैवाल या इनको बोला जाता है एल्गी। देखिए शैवाल होते हैं वो मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये वास्तविक पौधे नहीं होते हैं, पौधों का सबसे प्रारंभिक रूप होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती आदि संरचनाएं नहीं पाई जाती है। इनका जो शरीर होता है वो थैले के समान रहता है, इसलिए इनके शरीर को बोला जाता है थैलाब। ठीक है, थैलाब क्यों बोला गया? शरीर थैले के समान पड़ा रहता है, पता नहीं लगता है कि ये पौधा है या कोई थैला पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इनको बोला जाता है स्वपोषी। देखिए स्टूडेंट, स्वपोषी उस जीव को बोलेंगे जिसके शरीर में भोजन अपने आप बन जाता है, उसको भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यानी किसी दूसरे जीव को उसे खाना नहीं पड़ता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है भोजन के लिए। तो इनको क्या बोला जाता है? स्वपोषी। क्यों बोला जाता है स्वपोषी? क्योंकि इनके शरीर में अपने आप भोजन बन जाता है। अब कैसे बन जाता है? जिस प्रकार उच्च पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पिगमेंट पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जिन्हें हरित लवक क्लोरोफिल बोला जाता है, उसी प्रकार शैवालों के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वर्णक पाए जाते हैं, जिनके कारण ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपने आप शरीर में इनके भोजन का निर्माण हो जाता है। अब शरीर में भोजन बन जाएगा तो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हम क्या है? विषमपोषी, क्योंकि हमारे शरीर में प्रकाश संश्लेषण होके अपने आप भोजन नहीं बनता है, हमारे अंदर वर्णक नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? भोजन के लिए हम प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं या कोई मनुष्य दूसरे जीवों को खाते हैं। तो मतलब भोजन के लिए जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे, चाहे वो पौधा हो या जीव जंतु कुछ भी हो, तो उसको बोला जाएगा परपोषी। और जिसके शरीर में अपने आप भोजन बन जाए उसको क्या बोला जाता है? स्वपोषी। सारे पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इसलिए
इनको भोजन लेने की बाहर से आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप शरीर में भोजन बना लेते हैं और इसी गुण के कारण इनको क्या बोला जाता है, स्वपोषी बोला जाता है। तो शैवाल के लिए सबसे पहली लाइन, ये थैलाभ तथा स्वपोषी होते हैं। तो आपको इस लाइन का मतलब समझ में आया। थैलाभ का मतलब है शरीर होता है वो थैले के समान होता है, शरीर थैले के समान, और स्वपोषी क्यों बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण अपने आप होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। फिर हम देखेंगे जो शैवाल होते हैं वो एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक भी होते हैं। एक कोशिकीय यानी ऐसा शैवाल जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास नाम का एक शैवाल होता है जिसके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका होती है। अब आप उसको चाहे कोशिका बोलो या जीव बोलो, एक ही चीज है। यानी शैवाल है वो कई प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, वो झुंड बनाकर रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है कॉलोनी युक्त शैवाल। वो आपस में जुड़कर तंतु जैसी संरचना बना लेते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है तंतुमयी शैवाल। तो इनके जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है एक कोशिकीय शैवाल कौन से है, तो आपके जो बुक में आंसर दिया हुआ है आपके एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। फिर आपको पूछ लिया वोलवॉक्स शैवाल कौन कौन से है जो कॉलोनी बनाकर रखते हैं, उनमें है आपके जो वोलवॉक्स नाम का है एक जो कॉलोनी बनाकर रखता है। फिर आपको पूछा जा सकता है तंतुमयी शैवाल कौन से जिनके शरीर में तंतुओं की जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो उसका उदाहरण है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। तो इस पॉइंट को नोट कीजिए। फिर हम मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं यहाँ पर, एक कोशिकीय शैवाल यूनिसेल्युलर एल्गी, स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो जब हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था तो आपको पता है आरएचबी टेकर ने प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा था, सारे एक कोशिकीय जीव को रख दिया था। अब देखिए ये जो एक कोशिकीय शैवाल का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास नाम का शैवाल, ये यहाँ पर होना तो एल्गी के अंदर चाहिए, लेकिन अगर आरएचबी टेकर की अनुसार सही प्रकार से चले तो उन्होंने बोला कि ऐसे यूकैरियोटिक जिनके शरीर में एक कोशिका होती है किसके अंदर डाल दो, प्रोटिस्टा के अंदर डाल दो। तो प्लांट जगत का जो एक कोशिकीय शैवाल है वो वैसे किसके अंदर माना जाता है, प्रोटिस्टा के अंदर। भले ही वो शैवाल है पादप प्रजाति एल्गी के अंदर आता है, लेकिन उसको कोशिका की संरचना के आधार पर किस में डाल दिया गया, प्रोटिस्टा में। उसी प्रकार आगे हम जंतु जगत पढ़ेंगे तो एक ऐसा जंतु होते हैं दो जीव जिसका नाम है अमीबा और पैरामीशियम, उनके शरीर में भी एक कोशिका होती है, तो उनको भी उठाकर किस में डाल दिया, जो आपके प्रोटिस्टा जगत है उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि आरएच व्हिटेकर ने बोला था कि जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो, सबको किसके अंदर डाल दो, प्रोटिस्टा के अंदर डाल दो। तो ध्यान रखना इसका मैं जो ये एग्जाम्पल लिख रही हूं एक कोशिकीय शैवाल का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास को किसके अंदर रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, क्योंकि ये एक कोशिकीय शैवाल का उदाहरण है। फिर दूसरे प्रकार है जो कॉलोनी बनाकर रखते हैं, झुंड बनाकर रखते हैं, वो शैवाल कौन से हैं, उनको बोला जाता है कॉलोनी में शैवाल। और उसका उदाहरण है वोलवॉक्स नाम का एक शैवाल। ठीक है, फिर तीसरा आते हैं तंतुमयी शैवाल, जिनके शरीर में तंतु के लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, फाइबर के जैसी तंतुमयी शैवाल। स्टूडेंट्स ये आपके एग्जाम्पल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तंतुमयी शैवाल के एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा।
यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। कॉलोनी में वॉलवॉक्स और एक कोशिकीय शैवाल का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। उसके अलावा एक शैवाल होता है जो बहुत बड़ी संरचना में होता है, उसको विशाल काय शैवाल बोला जाता है। काय का मतलब होता है शरीर, बॉडी। तो ऐसा शैवाल जिसका शरीर बहुत बड़ा होता है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? शैवाल का उदाहरण है केल्प, यानी विशाल काय बड़े शरीर वाला शैवाल कौन सा है? तो इसका एग्जाम्पल होगा आपके केल्प। केल्प नाम का एक शैवाल होता है जिसकी स्ट्रक्चर, बॉडी की स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमने शैवाल की संरचना के आधार पर प्रकार देखे। अब हम देखते हैं शैवालों में जनन किस प्रकार होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं शैवालों में जो जनन होता है वो 3 प्रकार की विधियों से होता है। सबसे पहली विधि है कायिक जनन, दूसरी है अलैंगिक जनन और तीसरी है लैंगिक जनन। अब देखिए कायिक जनन में क्या होगा कि जैसे कोई शैवाल का एक शरीर है, इस प्रकार का शरीर है, इसके अंदर से कोई एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया और ये टुकड़ा क्या करेगा? एक नए पौधे का शरीर का निर्माण कर लेगा। तो इस विधि को क्या बोला जाता है? विखंडन विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा। तो विखंडन विधि का तात्पर्य क्या होता है? शैवाल के शरीर से कोई खंड टूटकर अलग हो गया और वो खंड अलग होकर एक नए शैवाल के थैले के समान संरचना का निर्माण कर लेता है। तो इस विधि को क्या बोला जाता है? कायिक जनन बोला जाता है। ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं लैंगिक जनन। तो देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है कि कुछ बीजाणु बनते हैं, शैवाल के शरीर में कुछ बीजाणु बनते हैं जो क्या करते हैं? विभिन्न विधियों के द्वारा जो जनन करते हैं उसको बोला जाता है अलैंगिक जनन। इसमें आपको विधि नहीं पूछी जाती, इसमें यही पूछा जाता है कि शैवालों में जो अलैंगिक जनन करने वाले बीजाणु हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है जूस्पोर। अलैंगिक जनन करने वाले बीजाणु क्या कहलाते हैं? जूस्पोर। अलैंगिक जनन करने वाले बीजाणु।
उन बीजाणुओं को क्या बोला जाता है? जूस्पोर बोला जाता है। और इन अलैंगिक बीजाणुओं के अंदर गति करने के लिए कसाब पाए जाते हैं, जिनको फ्लेजिला भी बोला जाता है, यानी कसाब उपस्थित। किसके लिए? गति करने के लिए, गति करने हेतु। क्योंकि आपको पता है कि जो शैवाल होते हैं वो मुख्यतः जल में रहने वाले जीव है, और जब इनमें अलैंगिक बीजाणु है वो जनन करेंगे तो उनमें गति करना आवश्यक है। तो इनके अंदर गति करने के लिए जो टांगे पाई जाती है उन्हीं को क्या बोला जाता है? फ्लेजिला या कसाब पाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो कायिक जनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? विखंडन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन करने वाले बीजाणु क्या कहलाते हैं? जूस्पोर कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं लैंगिक जनन। अब देखिए, जो शैवालों में लैंगिक जनन होता है वो दो प्रकार से होता है। नर और मादा युग्मक मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो जब नर और मादा जो दोनों युग्मक है अगर एक समान है तो उसको हम बोलेंगे समयुग्मजी। और अगर अलग अलग आकार के, जैसे मादा बड़ा होता है नर छोटा होता है, मादा जो स्थिर रहता है जबकि नर होता है वो गतिशील होता है, मादा के पास चलकर जाता है, तो इस प्रकार का जनन जिसमें दोनों युग्मक अलग अलग आकार के हो, अलग अलग संरचना के हो, ऐसे जनन को बोला जाता है असमयुग्मकी। और जब एक जैसे युग्मक मिलकर नए जीव का निर्माण करे, लैंगिक जनन करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समयुग्मकी। तो इस आधार पर जो लैंगिक जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। तो लैंगिक जनन के दो प्रकार कौन कौन से होंगे? एक होगा आपके समयुग्मकी और एक होगा विषम युग्मकी। समयुग्मकी का तात्पर्य है एक जैसे युग्मक मिलना। समयुग्मकी यानी दोनों की साइज होती है वो बराबर होती है, और अलग अलग आकार के जब युग्मक मिलकर लैंगिक जनन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? विषम युग्मकी, यानी एक समान युग्मक मिलना। एक समान आकार के जब युग्मक मिलकर लैंगिक जनन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? समयुग्मकी। और यदि अलग अलग आकार के युग्मक मिलकर जनन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? विषम युग्मकी। इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। फिर कुछ और देखते हैं हम जनन के बारे में। चल रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं शैवालों को उनमें लैंगिक जनन के आधार पर, उनमें पाए जाने वाले वर्णकों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया। आपने नाम सुना होगा, एक होते हैं हरे शैवाल, एक होते हैं भूरे शैवाल और एक होते हैं लाल शैवाल, जिनको हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी भी बोल सकते हैं। तो देखिए शैवालों का वर्गीकरण
और ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, ये भी आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि जो वर्गीकरण है वो शैवाल में पाए जाने वाले वर्णकों के आधार पर, उनमें संचित भोजन के प्रकार के आधार पर, उनमें रंग के आधार पर शैवालों का है वो वर्गीकरण किया गया। और ये शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपके हरे शैवाल, या इनको बोला जाता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, हरे शैवाल। दूसरे आपके फियोफाइसी, और फियोफाइसी को सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, भूरे शैवाल। और तीसरे हैं आपके रोडोफाइसी, और रोडोफाइसी को सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, लाल शैवाल। अब देखिए, इनको हरे शैवाल क्यों बोला जाता है, भूरे शैवाल क्यों बोला जाता है, लाल शैवाल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके रंग के आधार पर, इनमें पाए जाने वाले वर्णकों के आधार पर इनका है ये नाम दिया गया है। तो मैं पहले आपको वर्णक बता रही हूं, इनमें कौन से वर्णक होते हैं। इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, ए और क्लोरोफिल बी। इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। ठीक है, तो इस आधार पर ये 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं इनके अंदर, हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद कुछ और टेबल है हम डिस्कस करेंगे। ये जो फियोफाइसी और लाल रोडोफाइसी, इनके अंदर कुछ और वर्णक भी पाए जाते हैं। इनमें पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन, यानी क्लोरोफिल ए सी तो होगा, इनमें क्लोरोफिल ए भी होता है, इनमें ए सी होता है और इनमें ए डी होता है। लेकिन इन दोनों के अंदर क्लोरोफिल के अलावा कुछ दूसरे वर्णक भी पाए जाते हैं, जिसमें इनमें पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन और इनमें पाया जाता है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन आया समझ में आपको पॉइंट। तो वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं आपके हरे शैवालों में क्लोरोफिल ए और बी, फियोफाइसी के अंदर यानी भूरे शैवालों में क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजेंथिन, जबकि रोडोफाइसी और लाल शैवालों में क्लोरोफिल ए डी और फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, तो ये आपके शैवालों का वर्गीकरण था, इसको नोट कर लीजिए आप पॉइंट्स को, पूरी सारणी को। करना है।